वोट जो है बारामूला का, ये उमर साहब के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पिछले 5 सालों से तैयार थी, कभी भी इलेक्शन होता कि इस इलेक्शन में एक गुस्सा था लोगों को। बेशक इलेक्शन 2 सीटें यहाँ से बीजेपी ने जीती हैं, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहा। अगर फुल फ्लैज स्टेटहुड नहीं वापस करते हैं तो मुझे लगता है जम्मू में आंदोलन शुरू हो जाएगा। कश्मीर वालों को उतनी इनसिक्योरिटी नहीं है जितनी हम लोगों को जम्मू में है। इन बीजेपी वालों को ही प्रॉब्लम कि इन्होंने 5 साल इलेक्शन नहीं करवाए कि हमारी पोजीशन मत बेहतर हो जाए, और 5 अगस्त के बाद ये 5 साल वेट करते रहे कि हमारी पोजीशन थोड़ी मत बेहतर हो जाए। वो बेहतर क्या होनी थी कि वर्स्ट हो गई। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां लगातार गर्माती जा रही हैं। जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2, भारतीय जनता पार्टी ने 2 और आज़ाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद ने 1 सीट पर फतेह हासिल की है। लेकिन कुल मिलाकर अगर वोट बैंक की अगर बात करें तो सभी पार्टियों के लिए एक राहत की सांस है कि कहीं ना कहीं अपनी स्थिति वहाँ पर बेहतर की है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो किस प्रकार आने वाले समय में अगर असेंबली इलेक्शंस जहां पर सितंबर में होते हैं तो किस प्रकार अपना जनादेह, अपना बेस बढ़ा पाएंगी, इन सब पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के आप प्रोफेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, अभी हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए और जो वर्डिक्ट हम सबके सामने आया, खासकर जम्मू कश्मीर के हवाले से आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सूरी साहब देखें, एक तो इस इलेक्शन में कुछ चीज़ें जो थी वो वाजिया लाइन ड्रा हो गई थी। जी। लाइन ये ड्रा हो गई थी कि क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस दिन यहाँ का स्पेशल स्टेटस भी छीना गया और यहाँ की रियासत छीनी गई, उसके बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन था। बिल्कुल। और इस इलेक्शन में हम ये समझते थे जब शुरू में कि शायद ये लाइन जो है ये जम्मू वर्सेस कश्मीर होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ वक्त गुजरने के बाद, हम जो जम्मू प्रोविंस के लोग थे, हमको भी वो बर्ंट सहना पड़ा 5 अगस्त 2019 का। चाहे आप एम्प्लॉयमेंट के जो मौके हैं उनको मद्देनज़र रख कर करें, या दीगर जो हमारी सिक्योरिटीज़ थी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी लैंड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, हमारी जो अपनी एक पहचान थी डोगरा रियासत की, उसकी जब आप बात करते हैं जी, तो शायद हमको भी ये फील हुआ। और उसका नतीजतन आपने ये देखा कि इस इलेक्शन में एक गुस्सा था लोगों को। इवन जो जम्मू प्रोविंस के लोग और वो जो डोगरा स्पीकिंग लोग थे, उन्होंने भी अपने गुस्से का इजहार किया। और आपने देखा होगा, बेशक इलेक्शन 2 सीटें यहाँ से बीजेपी ने जीती हैं, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहा। और वोट की जो शरह आपने देखी होगी, पिछले 2 इलेक्शनों की बानिस्बत बहुत कम थी। उसकी वजह यही थी कि वास्ट मेजॉरिटी जो है वो आपसे नाराज़ है। ठीक है, कुछ लोग जो कुछ ज़ाती मुफाद के लिए भी है, कुछ लोगों की आइडियालॉजी भी है, लेकिन उनकी तादाद कम है जो इस वक्त बीजेपी के साथ जुड़े हैं। रहा सवाल कश्मीर की जो 3 सीटें थी, जिसमें रजौरी पुंछ को भी इन्होंने कश्मीर के साथ लगाया, हालांकि वो एक बहुत ही मैं कहता हूँ कि भाई नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जिस वक्त आपने डिलिमिटेशन की है, डिलिमिटेशन के दौरान डिलिमिटेशन जब आपने की तो डिलिमिटेशन कहीं दिल्ली में आपने किसी कोजी रूम में बैठकर की है। आपने यहाँ की टोपोग्राफी तक नहीं देखा उसको। आपने अनंतनाग को उठाया और आपने पुंछ रजौरी के साथ मिला दिया, जिसके साथ कोई टोपोग्राफी नहीं मिलती है, कोई लैंग्वेज नहीं मिलती, कल्चर नहीं मिलता। तो जिस तरह के आपने कैंची पकड़ के दिल्ली में बैठकर जो सबका रियासत जम्मू कश्मीर थी उसको काटा है, और वही हालत आपने की असेंबली की सेगमेंट बनाते वक्त। आपने कोई टोपोग्राफी कुछ नहीं देखी। आप अगर रजौरी की कंस्टिट्यूंसी आप देखोगे, रजौरी थन्ना मंडी की, आप हैरान हो जाओगे कि थन्ना मंडी वाले की बाउंड्री आकर मतलब एक साइड से
नौशहरा के साथ लगती है, और बुद्धल वाले की जाकर रियासी वाले के साथ लगती है। मतलब कोई ना तो आपने जो बेसिक जो क्राइटेरिया था कि भाई आप तहसील बाउंड्रीज नहीं वायलेट करेंगे, फिर पटवार की बाउंड्रीज को वायलेट नहीं करेंगे, कोई तमीज़ नहीं रखी उस वक्त भी। उसके अगेंस्ट भी एक रिजेंटमेंट थी, और उसकी वजह ये हुई कि आपने देखा कि 3 सीटों पे जो बीजेपी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट थे, जिनकी उन्होंने ओपन स्पोर्ट की तीनों की डिपॉजिट जब्त हो गई। दिस वाज द लेवल ऑफ रिजेंटमेंट अमंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगेंस्ट द सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट। और फिर ये दुहाई देते हैं कि हमने तामीर और तरक्की की और लोग बहुत खुश हैं। कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आता है जब दिल्ली से बैठकर कोई आदमी स्क्रीन पर बैठकर कहता है जनाब वहाँ बहुत खुशहाली है, जम्मू में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अरे भाई जम्मू वाले को पूछो ना, जो यहाँ रघुनाथ बाज़ार में बैठा है, जो गांधीनगर में बैठा है, जो त्रिकुटा नगर में बैठा है, उस बेचारे को पूछो, वो सारा दिन वहाँ बैठता है और महीने के बाद जो आपने मुलाजम भी दुकान पर रखे हैं उनका खर्चा भी नहीं निकल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये हुई कि हमारी जो इन्होंने सेक्रेटरीट बंद कर दी, शिफ्टिंग, उसका लॉस जम्मू के बिजनेसमैन को हुआ। जो छोटे मोटे ठेके थे, कोई बजरी निकालने का ठेका, कार पार्किंग का ठेका, पुलों का ठेका, जो बड़े कंट्रैक्टर थे, वो भी आपको जम्मू कश्मीर का कोई नहीं मिलेगा। वो सब इन लोगों ने, बाहर के लोग यहाँ अलाट, और जानबूझ के किया जा रहा है सिर्फ जम्मू वालों को तंग करने के लिए। तो ये जो इलेक्शन था, इसमें सूरी साहब, ये लोगों ने खुल के आकर इसको एक्सप्रेस किया है। और आने वाले दिनों में आप और देखेंगे कि आने वाले दिनों में लोगों ने और इस रिजेंटमेंट को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उतना वो जज्बा नहीं होता लोगों में जितना कि अपनी असेंबली इलेक्शन में होता है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को, और बिलखसूस जम्मू वालों के दिलों में ये बहुत तकलीफ है। 370 का मैं नहीं कहता कि जम्मू वालों को कोई बहुत बड़ा दुख हुआ है, उस वक्त तो बिल्कुल नहीं हुआ था। अब फील करने लगे हैं कि उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा हमको था, लेकिन स्टेटहुड का जो है वो जम्मू वालों को बहुत तकलीफ है कि ये हमारी स्टेटहुड क्यों गई। और अब भी अगर फुल फ्लैज स्टेटहुड नहीं वापस करते हैं तो मुझे लगता है जम्मू में आंदोलन शुरू हो जाएगा। एक स्टेज आएगी कि जम्मू के लोग शुरू करेंगे। हो सकता है कश्मीर वाले हमारा साथ ना दें, लेकिन जम्मू वाले, मेरी बात आप याद रखना, बहुत जल्द जम्मू वाले एक हो सकता है कोई बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़ वाले लोग भी होंगे कि भाई हमको कम से कम हमारी जॉब प्रोटेक्शन हमारे बच्चों की दे दो और हमारी ज़मीन की प्रोटेक्शन दे दो। अब उसको 370 की शक्ल में दो, 371 की शक्ल में दो, किसी दूसरी शक्ल में दे दो, लेकिन ये लोग डिमांड करेंगे। क्यों कि ये जो मुराद थी ये हमें किसी जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं दी थी, मौजूदा सरकार ने, जबकि आइन आया, ये महाराजा ने दिया था। ये महाराजा ने ये प्रोटेक्शन रखी थी जम्मू वालों के लिए और कश्मीर वालों के लिए कि यहाँ कोई बाहर का आदमी जगह नहीं खरीद सकता और बाहर का आदमी यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेटाइजेशन अगर हो भी जाती है तो हमारे पास वो एवेन्यूज़ नहीं हैं। यहाँ फैक्ट्रीज़ नहीं हैं, इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, यहाँ कोई कारपोरेट हाउस नहीं है। अरे भाई यहाँ स्वाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के और कोई रोज़गार का ज़रिया ही नहीं है। या तो बिज़नेस है तो बिज़नेस भी आपने छीन लिया, एम्प्लॉयमेंट भी हमारे जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन बच्चों से छीन लोगे, तो मुझे बताओ हम करेंगे क्या। हाँ साहब, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इन इलेक्शंस की अगर बात करें, ये तासुर आ रहा था कि पहाड़ीज़ को रिजर्वेशन देने के बाद एक इट विल बी ए केक वॉक फॉर बीजेपी और सो कॉल्ड बीजेपी स्पॉन्सर्ड और फेवर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का कैंडिडेट जो भी रहा, लेकिन तस्वीर का कुछ और रुख देखने को मियां अल्ताफ़ साहब कदावर नेता थे, बड़ी आसानी से, एक बड़ी मार्जिन से उन्होंने फतेह हासिल की। क्या कहेंगे? देखिए सूरी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि मियां अल्ताफ़ साहब बहुत ही लोकप्रिय थे हमारे एरिया में जी। और उस पर सोने पर सुहागा ये हुआ कि लोग 5 अगस्त को नहीं भूले। ठीक है, आपने रिजर्वेशन दे दी, कुछ लोगों को मुराद दी आपने, जिस तरह हमारी कम्युनिटी को, पहाड़ी कम्युनिटी को मुराद दे दी, लेकिन लोगों ने जब मुआवजा किया कि जो हमसे छिना, उसके मुकाबले में जब उन्होंने देखा जो हमको दिया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं है।
अगर आप उसको कंपेयर करेंगे, और मैं शुरू से कहता रहा, मैंने ये कहता कि कुछ लोग जो थे वो बहुत खुश हुए, हम भी खुश हुए, उनमें हम भी शुमार हैं, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब पहाड़ी कम्युनिटी की बहुत देरीना डिमांड थी पिछले 30-40 सालों के लिए, लेकिन उनके साथ एक ज्यादती भी हो गई। जब पहले गुजर बकरवाल कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब मिला तो उनसे बाकी दीगर जो रिजर्वेशंस थी वो नहीं छिनी, लेकिन जब हम लोगों को मिला तो हमारे जो दूर दराज के इलाके आरबीए में थे, एएलसी में थे, ओबीसी थी, वो डिप्राइव कर दिया गया। उस आर्डर में लिख दिया गया कि जो लोग एसटी और एससी हैं वो बाकी जो मुराद हैं उनको वो फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, तो वो एक ज़्यादती है हमारे साथ। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत खुश हुए, जज्बाती भी हुए। लेकिन लोगों ने जब देखा, देखो लोग बहुत सियाने भी हैं, लोगों ने जब देखा कि ये जो शेड्यूल ट्राइब हमको मिला है, जब हम इसको कंपेयर करते हैं जो हमसे छिना है, तो ये उसके सामने इसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। तो लोगों ने मतलब बाई एंड लार्ज जो लोगों ने फैसला किया कि आपका वो 5 अगस्त का फैसला हमको मंजूर नहीं है, और उसी प्लैंक पर इलेक्शन लड़ा गया। मैनिफेस्टो ही वही था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसी मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ा गया, और ये जितना भी वोट आया ये उस फैसले के अगेंस्ट आया। एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप प्रोविजनल स्पोक्स पर्सन भी हैं। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की डिफरेंट असेंबली सेगमेंट्स की अगर बात करें, कई सेगमेंट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत बढ़त हासिल की थी। क्या कि एक सेटिस्फैक्ट्री बात है, डिस्पाइट कि उमर साहब इलेक्शन हार गए और 2 सीटों पर फतेह हासिल की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और अगर माइक्रो लेवल पर देखा जाए तो एक सेटिस्फैक्ट्री इलेक्शंस साबित हो रहे हैं? बिल्कुल, एक तो इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, हालांकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारे एरिया में भी लोग उतनी दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन इस बार दिलचस्पी ली। कश्मीर में भी लोगों ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में दिलचस्पी ली। जहाँ तक आपने कहा बारामूला में उमर साहब का हारना, ये वोट जो है बारामूला का, ये उमर साहब के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट नहीं है। मैं ये भी आपको वाज़ेह कर दूं, वहाँ एक विक्टिम कार्ड जो था वो चल गया, और इंजीनियर रशीद साहब के बच्चे जब बाहर निकले और लोगों के सामने रोए कि हमारे बाप को जेल में बंद रखा है, तो ये उस जेल में बंद रखने के खिलाफ वोट था। एक सिंपैथी वेव चाहिए, एक सिंपैथी वेव थी, और ये वोट अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट दैट पावर which has put him beyond the bar, who has incarcerated Engineer Rashid. This was a vote against his incarceration, not against National Conference. ये National Conference के against वोट नहीं था। ये गलतफहमी है लोगों को कि वहाँ National Conference के against कोई या उमर साहब के against कोई ऐसा था, ऐसा नहीं है। बल्कि जब तक कि उनके बच्चे बाहर नहीं आए थे तो केक वाक था उमर साहब के लिए। ये तो लास्ट के 2-3 दिनों में जब बच्चे रोड पर निकले और रो पड़े तो लोगों की एक सिंपैथी वेव चल गई। और कश्मीर के लोग, इसमें शक नहीं कि कश्मीर के लोग बहुत ही रहमदिल लोग हैं, इमोशनल भी हैं और बहुत सिंपैथेटिक हैं। आप उनकी ये एक, मैं कहता हूँ उनको क्रेडिट चाहता हूँ उन लोगों को कि कश्मीरी लोग कितने हमदर्द और रहमदिल भी हैं। कि बच्चा रोया और उसने कहा कि मेरा बाप जो है वो जेल में है, बेटी रोई आकर, तमाम लेडीज़ जो हैं वो उसके साथ चलना शुरू हो गई। तो ये उनकी एक सिंपैथी भी है, उनका एक यू कैन से दैट इट इज़ अ काइंड हार्टेडनेस। बट अगेन, क्या आपको लगता है कि जो डिफरेंट असेंबली सेगमेंट्स में थे जहाँ पर गेन किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, खुशाइन बात है? हाँ बिल्कुल। आप देखें अगर साउथ में जहाँ हमारी उतनी वोट बैंक हमारा नहीं था, वहाँ बहुत इंक्रीज़ हुआ। और अगेंस्ट स्टॉलवर्ट महबूबा जी एक बहुत कदावर लीडर हैं, लेकिन शायद लोगों को ये लगा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसमें पीडीपी का भी रोल रहा है, क्योंकि पीडीपी उनके साथ हुकूमत में थी, तो शायद उस वजह से लोग नाराज़ थे। जो मेरा अपना अंदाज़ा है, मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, तो उस वजह से शायद पीडीपी को भी लोगों ने रिजेक्ट किया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोग ने हमें सपोर्ट किया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी जम्मू खित्ते में, खासकर जम्मू प्रोविंस में निकल के आई है। आज़ाद साहब खुद एक कदावर नेता हैं, डेमोक्रेटिक डीपीए भी उनकी पार्टी थी, और फॉर्मर मिनिस्टर और उनके जो नेता थे चुनाव खित्ते से इलेक्शन में उतरे थे सरूरी साहब, लेकिन
लगभग 39,000 के आसपास ही वोट से सेटिस्फाई होना पड़ा। क्या मान के चले कि इन इलेक्शंस में आज़ाद साहब का जो मैजिक था नहीं चल पाया? देखिए, वो मैजिक चलने से पहले ही बुझ गया था। इलेक्शन से पहले ही हमें उनकी फेट का पता था कि उनके कैंडिडेट कितना वोट लेंगे। जो मेरी अपनी असेसमेंट थी कि भाई 40,000 तक वोट लेंगे, 40 और 50 के बीच में, तो उससे वो क्रॉस नहीं कर पाए। तो वो मैजिक चला ही नहीं। चलने से पहले ही मैजिक जब बुझ गया तो जाहिर सी बात है, जैसे कद्दावर शख्सियत जो है, शायद एक तारीखी गलती कर बैठे। मैं तो उसको तारीखी गलती कह सकता हूँ। बाकी ये मेरी सोच है। वो एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने बहुत दुनिया देखी है और पावर भी बहुत अरसा तक देखी है, और दिल्ली में पावर देखी है, यूनियन गवर्नमेंट में रहे हैं, बहुत कद्दावर शख्सियत रहे हैं। तो उन्होंने सोच समझ के ही कोई फ़ैसला किया होगा। मैं तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक, जो मेरी सोच है, जो उसके मुताबिक शायद उनसे गलती हो। केंद्र की तरफ थोड़ी मैं आपको ले जाना चाहूँगा। केंद्र में जो बात हो रही थी 400 पार और 370 भारतीय जनता पार्टी, वो तस्वीर एग्जिट पोल्स तमाम गलत साबित हुए और 242 के आसपास और कुल मिलाकर 292 के आसपास सिमटती हुई नज़र आई, और आज एक मिलीजुली सरकार बनने जा रही है। क्या जो सरकार की पॉलिसियाँ जो फर्म हैंड नरेंद्र मोदी लेते थे, क्या उस पर अब कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़, एडजस्टमेंट जोड़ तोड़ करना पड़ेगा? सूरी साहब, मैं इससे इत्फाक नहीं करता जो आपने कहा ना कि नरेंद्र मोदी साहब एक बहुत मजबूत प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं नहीं मानता। नंबर्स के हिसाब से आप कह सकते हैं कि बहुत मजबूत रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी फॉरेन पॉलिसी, आप उनकी जो यहाँ की पॉलिसीज़ देखेंगे, कहीं कोई मुझे उसमें कोई इवन फॉरेन पॉलिसी में स्टूडेंट ऑफ लॉ के हैसियत से मैं जब देखता हूँ, हमारा कद गिरा था। और फॉरेन पॉलिसी इससे पहले जितनी भी सरकारें रही, जो बीजेपी की सरकारें भी पहले रही, कांग्रेस की रही, जनता दल की रही, और बिलखसूस जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब का दौर रहा है, सबसे मजबूत फॉरेन पॉलिसी अगर रही है तो उस दौर में रही है, जिस दौर में मतलब हमारे मुल्क की हर राय को बहुत एहतराम से लिया जाता था, बल्कि हमारे लीडर्स को बड़े एहतराम से लिया जाता था। वो हम पोजीशन गेन नहीं कर सके इन द कमिटी ऑफ द नेशन, बिकॉज आप देखेंगे अगर तो आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस जितने भी कंट्रीज़ हैं, more than 200 countries are the member of the United Nations General Assembly. This is a committee of the nation. और उस कमिटी ऑफ नेशन में हर मुल्क की एक अपना मकाम है, उसकी अहलियत के मुताबिक। अहलियत मीन्स उसकी इकानमी, उसकी डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप उस लिहाज से देखेंगे तो हमारा ग्राफ गिरा है, बड़ा नहीं। विद इन कंट्री, इंट्रा कंट्री जिसको हम कहते हैं, इंट्रा कंट्री मेरे हिसाब से देयर इज अ कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस। कोई जो बर्निंग टॉपिक थे, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, आपका पर कैपिटा, अरे भाई आप जीडीपी लगा रहे हो। जीडीपी इज द इनकम ऑफ 6% ऑफ द टोटल नेशन। वो तो 6% जो पॉपुलेशन है, जो लाले हैं, जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, वो उनकी इनकम है ना। अब पर कैपिटा पे क्यों नहीं आते हो? जो इंडिविजुअल इनकम है गरीब आदमी की, वो कहां से कहां गिरी है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी राइज की, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, आपने डाटा फज किया, आपने लोगों से छुपाया। लेकिन ये चीजें छुप नहीं सकती हैं, बिकॉज ये जो डाटास हैं ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है। आप एक जगह तो ऑफिशियल खाते में तो छुपाओगे आप, लेकिन जो उनका अपना बही खाता जिसको कहते हैं ना, जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी का लिहाज नहीं रखती है। आपकी इकॉनमी गिरी और आप उसको रिवाइव करने के बदले आपने पूरे मुल्क को उलझा दिया मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई में, यानी तकसीम दर तकसीम करना शुरू कर दिया। और फिर जब इलेक्शन में
आपने कोई हद नहीं छोड़ी कि एज अ नेशन हमको डिवाइड करने में, नफरत फैलाने में, उसको भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और फाइनली जिस तरह आपने खुद फरमाया सूरी साहब, मैं कोई बहुत बड़ी उम्र तो नहीं मेरी, जो थोड़ा बहुत पढ़ा भी है मैंने आज तक, सुना है, और एक बेसिक इंस्टिंक्ट शुरू से था। मैं सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मेरे फादर साहब एक वकील थे, वकील आज भी हैं, वकालत अब छोड़ दी है इलेक्शन लड़ने के बाद जब MLA बने। लेकिन मैं सियासत के साथ, मुल्की सियासत का जो उतार चढ़ाव था उसके साथ लिंक था, न्यूज़, पेपर्स, बुक्स, ये वो। मैंने कभी नहीं इस किस्म की नफरत अंगेज तकरीरें, और फिर किससे, द टॉप एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, जब वो कहे कि आपके मंगलसूत्र छिन जाएंगे, आपकी भैंसें छिन जाएंगी, तो बड़ा मुझे दुख भी हुआ। और मुझे लगा कि एक जमहूरी मुल्क की तो बात ही छोड़ो, वहाँ तो कोई कर ही नहीं सकता। जहाँ बादशाहत भी होती है ना, वहाँ भी अगर, क्योंकि बादशाह जाहिर सी बात है मेजॉरिटी कम्युनिटी का अगर होगा, तो वो इतनी छोटी माइनॉरिटी जो 15% माइनॉरिटी है, उसके अगेंस्ट किसी को इस तरह का उकसाएगा कभी नहीं। सर, चलते चलते बिल्कुल अंत पे आपसे जानना चाहेंगे, सितंबर में ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी तैयार और कितनी मोटिवेटेड अभी के असेंबली सेगमेंट्स में जो वोट टर्न आउट हो उसको लेकर आगे बढ़ेगी? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पिछले 5 सालों से तैयार थी, कभी भी इलेक्शन होता। हमारा, देखो, हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी मशीनरी है कि दैट सेट्स इटसेल्फ इनटू मोशन। मोमेंट आज इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, हमें कोई परवाह नहीं होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर रेडी। हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो आप देखेंगे पूरा साल लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों में रहते हैं। हमारी पार्टी के लिए तो कोई प्रॉब्लम कभी थी नहीं। थी इन बीजेपी वालों को ही प्रॉब्लम कि इन्होंने 5 साल इलेक्शन नहीं करवाए कि हमारी पोजीशन मत बेहतर हो जाए, और 5 अगस्त के बाद ये 5 साल वेट करते रहे कि हमारी पोजीशन थोड़ी मत बेहतर हो जाए। वो बेहतर क्या होनी थी कि वर्स्ट हो गई। और इस बार आप देखोगे असेंबली इलेक्शन में अभी और बहुत कुछ खोएंगे। केंद्र स्तर पर इंडी ब्लॉक ने अच्छी परफॉर्मेंस की, क्या असेंबली इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जो इंडी ब्लॉक का हिस्सा है यहाँ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? देखो, इस पर ये कहना कबल वक्त होगा, इट विल बी प्री मैच्योर। अभी वो लीडरशिप बैठेगी। अब ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये कहना प्री मैच्योर है, कबल वक्त है इस वक्त। ये लीडर्स बैठेंगे, हमसे भी राय ली जाएगी। जाहिर सी बात है, जो ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, कि क्या वोट ट्रांसफ़र हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, क्योंकि नेशनल इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में बड़ा डिफरेंस है। नेशनल इलेक्शन में वोट ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा आसान है, एक पार्टी से। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट ट्रांसफ़र किया कांग्रेस के हक़ में, तो थोड़ा इजी था। लेकिन जब लोकल लेवल पे इलेक्शन होता है MLA सेगमेंट का, तो छोटा सेगमेंट है, वहाँ वोट ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या अभी ये प्री मैच्योर है ये कहना कि अलायंस होगा या नहीं होगा, मैं इस पर कुछ नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होनी चाहिए। देखो, हम तो पिछले 5 सालों से सूरी साहब यही दुहाई लगाए बैठे हैं कि पहले स्टेट वापस करो और फिर इलेक्शन करवाओ। हम तो ये कहते हैं कि स्टेट वापस होनी चाहिए। जब तक कि हमारी स्टेट वापस नहीं होगी, हमें वो जो इनसिक्योरिटी है हर आदमी को, ये नहीं, कश्मीर वालों को उतनी इनसिक्योरिटी नहीं है जितनी हम लोगों को जम्मू में है। तो जब तक वो इनसिक्योरिटी आप ख़त्म नहीं करोगे और फुल फ्लेज्ड हमारी स्टेट जिस तरह के पहले थी वापस नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से और दूर होते जा रहे हैं। सर, आप हमारे साथ इस वार्तालाप में आए, महत्वपूर्ण इनसाइट्स आपने हमारे साथ शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये थे मुजफ्फर इकबाल खान साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल स्पोक्स पर्सन, जिन्होंने प्रकाश डाला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यदि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसके लिए पूर्णतः तैयार है। और कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भारतवर्ष जम्मू कश्मीर में हुए थे, बेहतर परफॉर्मेंस असेंबली सेगमेंट्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, और आने वाले समय में पूरी ताकत के साथ असेंबली इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।